नमस्कार दोस्तों, विनो स्टेनोग्राफी जोन में आपका स्वागत है, जहां पर आपको रोज़ाना स्टेनो डिक्टेशन दी जाती है। दोस्तों, 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन बोला जाएगा और यह जो डिक्टेशन है वो पिछले डिक्टेशन का सेकंड पार्ट है, यानी कि वो 16.1 था, ये 16.2 है। और इसमें कुछ नया किया गया है क्योंकि शब्द ये थोड़े कम थे, तो 400 शब्दों की डिक्टेशन बनाना सभी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा संसदीय मैटर ऐड कर दिया है, यानी कि 400 शब्द वो ऐड कर दिए, तो तकरीबन 950 के समथिंग शब्द हो जाते हैं। तो आप आराम से अपनी डिक्टेशन का जो टाइमिंग है वो बन जाता है अपना। तो आपको भी क्या है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ मैटर मिलेगा और बाद में आपको इजी मैटर मिलेगा, तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो इसे आप लिखें, बहुत अच्छे से लिखें, हल्के हाथ से लिखें, इसका आप खास ध्यान रखें। डिक्टेशन अगर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको शेयर करना तो वो आपके हाथ की बात है। व्हाट्सअप आपके पास भी होते हैं, टेलीग्राम आपके पास भी होते हैं, तो आप समझ सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। आपके भाई का चैनल है विन स्टेनोग्राफी जोन। तो स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट और साथ में संसदीय मैटर भी आएगा आगे, आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने ऐड किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों के बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो,
नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस बिल के प्रस्तावक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल के माध्यम से युवकों को समस्याओं के बारे में चर्चा करने का अवसर दिया और एक व्यापक युवा नीति को निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सबसे पहले इस बिल में जो नौजवानों की उम्र के बारे में कहा गया है, तो मेरा कहना यह है कि 15 और 45 वर्ष के बजाय 15 और 35 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम अनुभव करते हैं कि यह समय जो युवकों की ऊर्जा है, उसका उपयोग कैसे करें। राष्ट्रीय आंदोलन के समय हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उस ऊर्जा की उपयोग गुलामी के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए किया। देश में जितनी बड़ी क्रांतियां और आंदोलन हुए, उसमें नौजवानों ने जमकर हिस्सा लिया और नए परिवर्तनों के वाहक बने। आज देश की जनसंख्या के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता हम अनुभव करते हैं कि जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो युवा जगत है, नई प्रेरणा है, उसका उपयोग हम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हमें राजनीतिक चेतना की आवश्यकता है। जो लोकतांत्रिक संस्कार हैं और कर्तव्य परायण हैं, उसमें होना चाहिए, वह नहीं है। क्योंकि सरकार में जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं, उस पर पीठासीन हैं, वे केवल नौजवानों को अनुशासन की शिक्षा देते हैं। आज समाज में अनुशासनहीनता का इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा मर्यादाहीनता का है। इसका कारण यह है कि हमारे समाज में जितने ताकतवर लोग हैं, वे अपने लिए नियम नहीं बनाते, उसका वे स्वयं उल्लंघन करते हैं और वे चाहते हैं कि जो उनके अनुज हैं, कमज़ोर हैं, केवल वे ही नियमों का पालन करें। इसलिए मैं इस बिल में सबसे पहली बात कहूँगा कि नौजवानों में राजनीतिक चेतना जागृत होनी चाहिए और इसके लिए जो अनिवार्य शिक्षा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि नौजवानों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ छात्रावास में जो पौष्टिक आहार की बात है, उसकी सस्ते दर पर व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रबंधों में नौजवानों का, विद्यार्थियों का योगदान होना चाहिए। हाई स्कूल से एमए तक सारी शिक्षण संस्थाओं में सिद्धांत के आधार पर छात्र संगठनों के गठन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। समाप्त। दोस्तों, मैंने संसदीय मैटर ऐड किया है, वो आपको पता है क्योंकि है। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि थोड़ा मैटर लास्ट में कम रहता है, तो उसे 1000 शब्द बनाने के लिए या 900 शब्द बनाने के लिए एक छोटा सा संसदीय मैटर ऐड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेरा एक निवेदन आपसे, ये मैटर हम लिख रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह, लेकिन आप संसदीय मैटर का आप सुलेख ज़रूर लिखा करें, क्योंकि संसदीय मैटर इतना अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात है वो हमारी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए होता है।
हम स्टेनो सीखते हैं तो सबसे पहले संसदीय मैटर लेते हैं क्योंकि हमें वो इजी लगता है। तो जो मैटर इजी होता है उसको ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो यानी कि सुलेख उसका ज़रूर लिखें। सुलेख की बात कर रहा हूँ दोस्तों, डिक्टेशन आप लिखते रहें, जो भी लिखें वो मेरे चैनल पे साइट अवेलेबल है दोस्तों, और आप लिख सकते हैं। तो समझ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।